मॉर्निंग बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में जो सीखा था उसे देखते हैं। आपने कहा था कि एक एटम का मास यदि हमें लिखना है तो हम एटॉमिक मास लिख देते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं AMU से, और AMU की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या इसी को हम बोलते थे किसके बराबर, 1/Na ग्राम। Na की वैल्यू रखेंगे तो यही वैल्यू आपको बेटा मिल जाएगी। और यदि आपको मास 1 मोल का चाहिए तो भी आप यही काम करते थे, एटॉमिक मास ही लिखते थे, बस AMU की जगह क्या लेते थे बेटा, ग्राम ले लिया करते थे। कुछ याद आया? मैंने आपसे कहा था कि मोल हमेशा किससे रिलेट होता है, ग्राम से, हमेशा। और एक एटम हमेशा किससे रिलेट होता है, AMU से। वो अलग बात है कि हम AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यदि हम किसी कंपाउंड की बात करें तो आपने कहा था एक मॉलिक्यूल का मास यदि लिखना है तो मॉलिक्यूलर वेट लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए AMU से, और ग्राम में कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल के मास को तो मल्टीप्लाई कर दीजिए AMU की वैल्यू, यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरह से बेटा यदि हमें एक मोल कंपाउंड का मास लिखना है तो भी हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम से, जिसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा करते थे। और कहते थे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसका वेट है, एक मोल कंपाउंड का, और ग्राम एटॉमिक वेट किसका वेट है, एक मोल एटम का। मैं आपको फिर से लिख के याद दिला देता हूं, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, GAM, गम, ग्राम एटॉमिक मास। इसके लिए जो बातें मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी, याद दिला देता हूं। ग्राम एटॉमिक मास इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के 1 मोल का मास, या आपने इसी को क्या बोला था, आपने बोला था इट इज द मास ऑफ Na याद है, अवोगाड्रो नंबर, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड। कुछ याद आया? एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने एटॉमिक वेट लिखा था और मॉलिक्यूल के लिए लिख दिया। कोई बात नहीं, 1 मिनट का काम है, सुधार देते हैं भाई, इतना बड़ा काम नहीं है, इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई है। चलिए फिर से कर देते हैं हम इसे एक बार। तो ग्राम एटॉमिक वेट क्या था, हमने कहा था इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का जो मास था, या 1 मोल एलिमेंट का जो मास था, उसे आपने क्या नाम दे दिया था, ग्राम एटॉमिक मास। या आपने इसको ऐसे बोला था, इट इज सिंपली मास ऑफ Na, या 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। और तीसरे नंबर पर इसी को बेटा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द मास ऑफ 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट। तो मैंने आपसे कहा था 1 मोल लिखा हो, इतने डिजिट लिखी हो, या 1 ग्राम एटम लिखा हो, ये सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं, सेम होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से कंपाउंड के लिए आपने लिखा था GMM। याद रखिए GAM, ग्राम एटॉमिक मास, जब इसकी बात की थी तो ये आपने बोला था किसके लिए है, फॉर एलिमेंट्स या एटम्स। लेकिन जब आपने GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात की थी तो आपने कहा था ये किसके लिए है, तो कहा था ये कंपाउंड्स के लिए होता है। अब जरा समझिएगा, यदि मुझे GMM लिखना है, यानी किसकी बात कर रहे हैं, वो कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला आप बोलेंगे इट इज मास ऑफ 1 मोल। देखिए फिर से 1 मोल आया, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के 1 मोल का मास,
या आप इसे ऐसे भी बोलेंगे, इट विल बी द मास ऑफ 6.02 यानी अवागाड्रो नंबर molecules of any compound। या इसी का एक तरीका और भी होगा बेटा, आप जैसे ऊपर लिख रहे थे ऐसे इसे भी लिख सकते हैं, इट इज मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्या लिखेंगे इसे? इट इज मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी कंपाउंड। तो हम यही तो बोलेंगे बेटा कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, 6.02 मॉलिक्यूल्स लिखे हों या 1 मोल लिखा हो, ये सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं? सेम। कुछ याद आया? ये हम लोगों ने सब लास्ट क्लास में पढ़ा था। ग्राम एटॉमिक वेट क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इनके मतलब क्या है, एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, एक मोल का मास कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखी। मतलब अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट में जो बेसिक पढ़ा है वो केवल इतना पढ़ा है जो बोर्ड पर लिखा है। एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल एटम, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड होता है। मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। खूब सारे एटम आप इस्तेमाल करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, तो आप क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल्स बना देते हैं बेटा। तो मॉलिक्यूल फंडामेंटल पार्टिकल रखता है एटम्स, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब अभी तक हमने पढ़ा है। क्लियर? फिर हमने मोल निकालने के फॉर्मूले सीखे थे। एक अधूरा चेहरा बनाया था हम लोगों ने, उस ड्राइंग को आज पूरी करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा था यदि आपको ग्राम वेट दिया है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो, उसके मोल निकालने का तरीका था कि ग्राम वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे यदि वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा, और एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे यदि वो एलिमेंट या एटम होगा। फिर मैंने आपसे कहा था मोल को मॉलिक्यूल्स में बदलने के लिए अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिवर्स करने के लिए जहां मल्टीप्लाई किया था उससे डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हम लोग सीख चुके हैं। हम लोगों को जो सीखना है वो ये सीखना है कि यदि हमसे पूछा जाए कि हाउ कुड वी कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गैस, यानी थोड़ी देर के लिए हम सॉलिड और लिक्विड को भूल जाते हैं, हम उनकी कोई बात नहीं करने जा रहे, हम केवल और केवल किसकी बातें करने जा रहे हैं? गैसेस की। तो कहते हैं कि मोल्स ऑफ गैस निकालने के लिए आपने बचपन में गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन। इट इज PV इक्वल्स टू nRT। यहां पे यदि मैं पूछूं मोल्स कहां है, तो आप कहते थे यहां जो n लिखा है यही नंबर ऑफ मोल्स है। इसीलिए मैं इस फॉर्मूले में चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह PV इक्वल्स टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने मोल्स की जगह W अपॉन M लिखना सीखा था, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कुछ चीजें सीखी थी आपने गैसियस स्टेट में जो यहाँ थोड़ी सी वेरी करती हैं। 2 चीजें पढ़ा करते थे, याद हो तो, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दूसरा NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर है ना? यदि हम बात करें स्टैंडर्ड और नॉर्मल में फर्क क्या होता है, तो ऐसे कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी यहाँ पे 2 ही चीजें हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ भी 2 ही चीजें हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम प्रेशर को यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रेशर यूज किया जाता है बार में। पर नॉर्मल कंडीशन में जब हम प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, नॉर्मल जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करते हैं, और यहां पे हमारा प्रेशर होता है 1 atm। अब 1 atm की वैल्यू होती है 1.03 बार के करीब, या एक बार में ATM होते हैं 0.987 के करीब। ये भी मैं आपको बता देता हूं या लिख देता हूं कहीं पे, क्योंकि हमारे काम आएगा ये भी। तो याद रखिएगा, यदि हमसे पूछा जाए एक बार में कितने ATM हैं,
तो एक बार इक्वल्स टू होता है 0.987 ATM के, या एक ATM बराबर होता है 1.03 बार के अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? तो ये वैल्यूज है, कन्वर्जन है। बाकी चीजों की बात कर ली जाए जरा थोड़ी सी इसके अलावा, और हमारे पास क्या क्या है। प्रेशर के बाद आपके पास टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। इसमें हम केवल इतनी वैल्यू को ले लेते हैं, 0.15 को छोड़ सकते हैं। यहां पर भी मोल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते समय आपका टेम्परेचर 273.15 केल्विन होता है, लेकिन याद रखिए मोल के अलावा यदि हम इसे गैस में ले जाएं तो ये वैल्यू 293 केल्विन होती है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस जब हम इसे गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर IUPAC मानती इतना है, पर जब मोल में हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसको कंसीडर कितना करके चलते हैं बेटा, हम इसे इतनी ही वैल्यू लेके चलेंगे जितनी हमारी सामने लिखी है 273.15। क्लियर है इतना? आइए यहीं पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आर की वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कितनी होती है 0.0821 यूनिट है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। आर की सेम वैल्यू यहां भी है, कोई फर्क नहीं है वैल्यू में, 0.0821 यूनिट सेम। अब वो कह क्या रहा है कि सपोज करिए हमारे पास कितना मोल है फॉर 1 मोल, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए n बराबर 1, यहां पर भी n बराबर 1। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आई है? अब यहां पे वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 1 मोल के लिए वॉल्यूम क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला है P, जो कि कितना है 1 बार। पर एक समस्या है, R में लीटर ATM है तो मैं यह 1 बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मुझे प्रेशर इस्तेमाल किसमें करना पड़ेगा, ATM में, और 1 बार की वैल्यू है 0.987 इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू n बराबर आपने लिया है 1 इंटू R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां V बराबर आएगा सॉल्व करने पर 22.7। क्या यूनिट हो गई, लीटर। पर इसी कैलकुलेशन को यहां पे करेंगे तो यहां आप प्रेशर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, इंटू V रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, R की वैल्यू 0.0821 रखेंगे, टेम्परेचर 273 रखेंगे, तो यहां पर जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.4 लीटर। लीजिए, फर्क यह है यदि कभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि STP पर किसी गैस के 1 मोल का एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना होता है, और ऑप्शन में 22.4 भी हो और 22.7 भी हो, तो आप हमेशा STP पर टिक करेंगे 22.7 लीटर, और NTP पर पूछा जाए तो आप टिक करेंगे 22.4 लीटर, और कुछ ना बोला जाए, ना STP ना NTP, तो हमेशा आप इसे स्टैंडर्ड मानेंगे, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं बेटा, हमेशा याद रखिए। तो हम वॉल्यूम कितना लेंगे, 22.4 लीटर। इतनी बात समझ में आई? एक्चुअली मैं यह वॉल्यूम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं था बेटा, मेरी दिलचस्पी आपको यह बताने में थी कि STP और NTP का डिफरेंस मोल में होता क्या है बेसिकली। अदरवाइज यदि मुझे कोई कंडीशन नहीं दी जाती है तो मैं STP की कंडीशन और NTP की कंडीशन को सेम मान के चलूंगा, और मैं ये मान के चलूंगा STP पर भी वॉल्यूम 22.4 होगा। यदि मुझसे उसने पूछा नहीं है कि बताइए एक्चुअल वैल्यू क्या होती है वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP, तो मैं इसे भी 22.4 मानूंगा। यानी हम अपने मोल में STP और NTP को कैसा मान के चलेंगे बच्चा, सेम मान के चलेंगे। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, यदि वो क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि STP का प्रेशर बताइए कितना होता है, 1 ATM, ग्रेटर देन 1 ATM या लेस देन 1 ATM, तो आपका आंसर होगा लेस देन 1 ATM, ये 0.987 ATM के बराबर होता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, मैं मोल्स ऑफ गैस से खेल रहा था, आगे बढ़ूंगा, एक नजर डाल लीजिए, कहीं कोई डाउट हो यहां तक आप पूछ सकते हैं।
समझ में आया बेटा एसटीपी एनटीपी का डिफरेंस क्या है? छोटी सी चीज है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यहाँ हम एटीएम में प्रेशर लेते हैं, यहाँ हम बार में प्रेशर लेते हैं, और क्योंकि हमें आर की वैल्यू एटीएम में दी गई है तो बार को एटीएम में चेंज करके पुट करते हैं, फार्मूले पीवी इक्वल्स टू NRT। चलिए हम वापस चल रहे हैं अपने मोल्स ऑफ गैस पर ही। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी मोल्स ऑफ गैस के लिए, वो इक्वेशन थी बेटा पीवी इक्वल्स टू NRT। और हमने अपनी नॉर्मल जो कंडीशंस देखी थी उसमें हमने बोला था कि हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए, हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273 केल्विन होना चाहिए, हमारा R कितना होना चाहिए, 0.0821 होना चाहिए। यदि ये वैल्यू आपसे कह रहा होनी चाहिए तो क्या आप मानते हैं कि ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई हैं? यानी वो बात कर रहा है एनटीपी की और हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो मैं इसको एसटीपी भी मान के चलूंगा। पर याद रखिएगा ये वैल्यू एक्चुअली है कौन सी, एनटीपी। ठीक, अब बताइए ये समझ में आता है? तो ये सारी चीजें जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हैं बेटा, क्या आप मानते हैं कि ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट हो गई हैं? यानी मैं बोल सकता हूं कि आपका जो P है, PV इक्वल्स टू NRT में वो कांस्टेंट है, आपका जो V है वो भी P कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। P कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। इसी को अवोगाड्रो लॉ कहते हैं। पर आप ये समझिए कि इस रिलेशन का मीन क्या है। इस रिलेशन का सिंपल सा मीन निकालिए तो इसका मीन ये है, इफ यदि आपके मोल्स क्या कर दिए जाएं, डबल कर दिए जाएं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका वॉल्यूम गेट डबल। आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डबल। कहता है इफ मोल्स आधे कर दिए जाएं तो कह रहा है कि वॉल्यूम गेट हाफ। तो आपका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, आधा। मतलब मोल बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल घटेंगे वॉल्यूम घटेगा, पर ये सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कह रहा है एसटीपी या एनटीपी पर यदि हम गैस का वॉल्यूम बढ़ा दें तो मोल पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेंगे। यदि हम गैस के मोल घटा दें तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा। यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है, मोल्स ऑफ गैस। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आई? थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ जाते हैं। अब वो आपसे कह रहा है, थोड़ा सा इसी को हम आगे देख लेते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि बताइए फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी का मतलब कोई भी गैस, काली हो, गोरी हो, मोटी हो, पतली हो, मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, टेट्रा एटॉमिक हो, कैसी भी हो, क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। अब मन में ये सवाल मत लेना सर क्या हम गैस को सॉलिड वाली गैस ले लें? सॉलिड वाली गैस कौन सी होती है भाई, गैस गैस होती है तो गैस ही लेनी। फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी गैस का 1 मोल ले लीजिए, तो मतलब n बराबर कितना रख दिया आपने, 1। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर कितना है, 1, वॉल्यूम कितना है, Vm, Vm का मतलब मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर 273 है। तो मेरे ख्याल से Vm यानी मोलर वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर। और लीटर को कभी मिलीलीटर में बदलना हो तो आपको अच्छे से आता है 22,400 मिलीलीटर। पूछ रहे व्हाट इज Vm हियर, या Vm है क्या, हम Vm को बोलेंगे क्या, तो हम ये बोलेंगे Vm इज नथिंग, इट इज सिंपली द मोलर वॉल्यूम। जैसे मोलर मास मॉलिक्यूलर मास होता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर या मोलर वॉल्यूम है ये आपके पास जिसे आपने बोला है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं सीधा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का क्या कहलाता है, उसका मोलर वॉल्यूम
और ये बराबर होता है 22.4 लीटर, या ये बराबर होता है 22,400 मिलीलीटर। यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी गैस कैसी है और कौन सी है, हल्की गैस है कि भारी गैस है, लाल गैस है या काली गैस है या कलरलेस गैस है, कोई भी गैस हो, यदि बात हो रही है उसके 1 मोल के वॉल्यूम यानी मोलर वॉल्यूम की, तो वो हमेशा 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। कहां पर? एनटीपी या एसटीपी पर, इन नॉर्मल कैलकुलेशंस। जब हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं हमसे स्पेसिफाइड नहीं पूछा जाता कि एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम बताइए। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। अब कहते हैं सर गैस कौन सी है, थोड़ा सा बता सकते हैं देख के, वो भी मैं आपसे मिलाता हूं। इतने में कोई बात आपको समझ में ना आई हो आप पूछ सकते हैं। फिर समझिएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में मैंने प्रेशर 1 atm लिया, टेम्परेचर ये लिया यानी एनटीपी की कंडीशन ली। आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो पी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। इसी को मैं V1 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन N2 फॉर्मुलाइज कर सकता हूं, मैं कर नहीं रहा, कर सकता हूं। कहते हैं यदि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यदि हम मोल को दुगना कर दे तो वॉल्यूम दुगना, मोल को आधा कर दे तो वॉल्यूम आधा हो जाता है। मैंने 1 मोल कोई भी गैस ली, उसको फॉर्मूले में वैल्यूज रखी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में, तो मुझे मोलर वॉल्यूम मिला और इस मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू मुझे मिली वो 22.4 लीटर या 22,400 ml मिली। अब मैं इसे कुछ गैसेस के लिए रखकर देखना चाहता हूं, तो जरा ये रख के देख लेता हूं। मैं इधर का थोड़ा सा पोर्शन हटा रहा हूं, चलिए, और यहां पे बात कर लेते हैं। चलो ठीक, अब वो आपसे क्या कह रहा है सुनिएगा, गैस के टाइप की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, या वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, या वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 मोल CO2 गैस है, या वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 मोल H2O की वेपर्स हैं, यानी ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, गैसेस हैं। तो इन सभी का वॉल्यूम क्या 22.4 लीटर या 22,400 ml के बराबर होगा? यस और नो? बिल्कुल सर, आप किसी को भी ले लीजिए, इन सब के 1 मोल की जो वैल्यू होगी वो 22.4 लीटर के बराबर होगी। कहते हैं सर हम इनके बजाय यदि 1 मोल हीलियम ले लें, यदि हम 1 मोल सोडियम की वेपर्स ले लें, तो क्या ये भी 22.4 लीटर होंगे? बिल्कुल होंगे बेटा। गैस चाहे कोई भी हो, मोनो एटॉमिक हो चाहे डाई एटॉमिक हो, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। नेवर गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि यदि मुझसे क्वेश्चन कहा जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन गैसोस एटम बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 100% 22.4 लीटर होगा यदि ये कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो, यानी किस स्टेट में, अपनी एटॉमिक स्टेट में। यदि वो कहे 1 मोल हाइड्रोजन एटम मान लीजिए एग्जिस्ट करता है गैसोस स्टेट में, तो बताइए कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल H, तो 22.4 होगा। ये नहीं कि आप कह दें H2 बना दें और कह दें 11.2, बिल्कुल नहीं बेटा। यदि आपके पास 1 मोल किसी भी गैस का है तो वो 22.4 लीटर होता है, हमेशा याद रखिए। क्या बात समझ में आई है बेटा? इतनी इसका कंफ्यूजन है, मैं भी दूर कर देता हूं 2 मिनट। इतने में किसी को कोई डाउट हो पहले बताइए, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि 1 मोल गैस चाहे कोई भी हो, वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। चलिए बॉस, हम इनको हटा देते हैं जरा, और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं। जरा याद करिए, यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे तो आपने फॉर्मूला यूज किया था ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, याद है? अब यहां पर वो कह रहा है ये फॉर्मूला जो ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यूज किया था किसके लिए था? ये फॉर्मूला आप किसके लिए यूज करते हैं, गैस के लिए, लिक्विड के लिए कि सॉलिड के लिए? तो चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो और चाहे वो लिक्विड हो,
कुछ भी हो, ये फॉर्मूला इज क्वाइट वैलिड, ये सभी के लिए वैलिड होता है। लेकिन यदि हमारे पास गैस है तो उसमें वेट की जगह वो क्या दे देगा? वो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दे देगा। और जब वो वॉल्यूम देगा तो नीचे भी मॉलिक्यूलर वेट की जगह आप मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इस्तेमाल करेंगे। और मोलर वॉल्यूम आपको पता है, यदि आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, किसमें दिया है बेटा? लीटर में, तो डिवाइड करेंगे 22.4 से, और यदि ये आपको दिया है मिलीलीटर में तो डिवाइड करेंगे 22,400 से। इसका मतलब यदि हमसे कभी मोल्स पूछे जाएं तो हमारे पास गैस के मोल्स निकालने का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर वॉल्यूम, जो 22.4 के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन करते हैं, हमें गिवन क्या है? हमें उसने ये बोला है बेटा कि हमारे पास 5.6 लीटर CO2 है। कह रहा है बताइए मोल्स ऑफ गैस कितने? तो आपको दिया क्या है, पहले ये चेक करिए। हमें वॉल्यूम दिया है, पूछा क्या है? मोल पूछा है। सॉल्व कर लीजिए भाई। तो मोल बराबर क्या होता है? वॉल्यूम, जो कि हमें 5.6 लीटर दिया है, डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम जो 22.4 होता है। हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 1/4 यानी 0.25 मोल। जैसे फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार उसने हमको क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसा, इट इज गिवन कि हमारे पास 112 मिलीलीटर हाइड्रोजन है। कह रहा है मोल्स बताइए हाइड्रोजन के कितने हैं। फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या निकालना है? मोल्स। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम कितना दिया है? 112 ml। मिलीलीटर में दिया है तो डिवाइड कर दीजिए 22,400 से। कर लेंगे। अब देखिए भाई कैसे करेंगे, जरा इसको सॉल्व किया जाए। इससे इसे काट दिया, 2 बार कट गया तो 1/200। सही है। अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। कैसे सॉल्व करेंगे? दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, तो सॉल्व कर दिया। समझ में आया है बेटा? यानी यदि हमें वॉल्यूम दिया है और हमें मोल पूछे गए हैं, यदि वॉल्यूम लीटर में है बेटा तो 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 22,400 से डिवाइड करेंगे, तो हमें हमारी गैस के क्या मिल जाएंगे? मोल्स मिल जाएंगे फौरन। कोई डाउट इतने में तो बताइए। कोई डाउट नहीं? थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं इसी को मैं, जरा एक नजर डाल लीजिए फिर बढ़ाता हूं। हटाया जाए? चलिए हटा देते हैं। चलिए बॉस, हमने क्या सीखा है जरा उस पे आते हैं। हमने सीखा है एक्चुअली मोल्स निकालना। क्या निकालना? मोल्स निकालना। ये मोल्स हमने किससे निकालने सीखे हैं? ये मोल्स हमने निकालने सीखे हैं यदि हमें किसी चीज का ग्राम वेट दिया जाए, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो। ये हमने सीखे हैं यदि हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स है। और आज हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो सीखा है वो हमने ये सीखा है कि यदि हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। लीजिए, हम इन्हें एक दूसरे से रिलेट करना चाहते हैं, मतलब फ्लाइट पकड़ के यहां आना चाहते हैं या फ्लाइट पकड़ के यहां जाना चाहते हैं या वॉल्यूम से फ्लाइट पकड़ के यहां आना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये देखा जाए तो ग्राम वेट से मोल निकालने के लिए हमने क्या सीखा था बेटा? इट इज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करें। इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था कि मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23। अब यहां बताइए, यदि आपको वॉल्यूम दिया है और मोल निकालना है तो आपने अभी सीखा है क्या? इट इज डिवाइडेड बाय
मोलर वॉल्यूम जो आपने 22.4 लिया है। यदि आपका वॉल्यूम इज गिवन इन लीटर, जब आपका वॉल्यूम किसमें दिया है, लीटर में गिवन है। अब जरा थोड़ा सा पलट दिया जाए, मान लीजिए हमारे पास मोल्स है और हमें वॉल्यूम चाहिए, तो जिससे डिवाइड कर रहे थे उसी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यानी हम बोल सकते हैं कि इट इज मल्टीप्लाइड बाई 22.4, तो वॉल्यूम लीटर में मिल जाएगा। यदि आपको मोल दिए हैं और आप ग्राम वेट में जाना चाहते हैं तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कर दीजिए। यदि आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं और आप मोल्स में आना चाहते हैं तो इट इज डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 कर दीजिए। लीजिए, ये 2 आंखें हो गई, एक नाक हो गई, एक मुंह हो गया, चेहरा कंप्लीट है। गोला बना के 2 कान बना देंगे तो पूरा हो जाएगा। सर बाल नहीं बनाएंगे? बाल तो बेटा मेरे भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा बना के। सर कान थोड़े समय के बाद बनाएंगे, इतने से काम चलाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएं, पहले तो इस फॉर्मूले को देख लीजिए कि आपको कहीं डाउट लग रहा हो कि हमें कोई चीज समझ में आई नहीं है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन करने को कह रहा है बताइए हमारे पास हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2, बताइए कितना है। अब ये बताइए आपको दिया क्या है। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो तो 2 बातें देखते हैं, एक तो हमें दिया क्या है, तो हमें जो दिया है वो है मोल, हमसे पूछा क्या है वो है वॉल्यूम। क्या मोल और वॉल्यूम में कोई रिलेशन है? जी हाँ, ये रहा सामने है। हम सीधे कर लेते, कहां इतने चक्कर में पड़ेंगे। बताइए 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो आधे का वॉल्यूम आधा 11.2 लीटर। हमने यही पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यदि मोल आधे तो वॉल्यूम आधे। या आप फॉर्मूला लगाइए, आपको मोल दिया है, आपको यहां आना है। देख भाई, मोल दिए हैं, यहां आना है, क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 22.4 से। तो मोल कितना है, आधा इंटू 22.4 बराबर 11.2। क्वेश्चन हो गया। फिर से क्वेश्चन देखा जाए, गिवन है वॉल्यूम दे रहे 5.6 लीटर हाइड्रोजन गैस, पूछ रहा है टू फाइंड क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 कितने हो। मैंने आपको सिखाया था वॉल्यूम से मॉलिक्यूल में कोई फ्लाइट नहीं है, पहले मोल में जाइए तब मॉलिक्यूल में जाइए। तो आइए सॉल्व करते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। तो हाउ कुड यू सॉल्व इट, आप इसे सॉल्व करेंगे कैसे, जरा देखिए, बड़ा आसान सा है कैलकुलेशन। आपको क्या दिया है, 5.6 लीटर यानी वॉल्यूम दिया है। पहले आप इस वॉल्यूम से क्या निकालिए, मोल, यहां पहुंचिए, कैसे, 22.4 से डिवाइड करके मोल आ गए। अब मॉलिक्यूल में जाने के लिए क्या करते हैं बेटा, मोल हटाना है तो 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई। 5.6 से इसे काटो 4 बार गया, 4 से 6 काटो 1.5 टाइम्स, तो 1.5 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा हाइड्रोजन के। यानी आपको वॉल्यूम दिया था, मॉलिक्यूल पूछे थे, तो मैंने वॉल्यूम से मोल निकाले और मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल दिए। इसका मतलब मोल किस किस चीज से रिलेट है, देखिए, मोल रिलेट है वेट से, मोल रिलेट है वॉल्यूम से, मोल रिलेट है मॉलिक्यूल से। इसका मतलब जो मोल होता है वो वॉल्यूम भी बता सकता है, वेट भी बता सकता है, मॉलिक्यूल्स भी बता सकता है, कुछ भी बता सकता है। अच्छे से देख लीजिए, क्या दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं बेटा, पक्का। क्या मैं इन्हें हटा सकता हूं, एक नजर डाल लीजिए, फिर मैं हटाता हूं। बड़ा आसान सा चैप्टर है, कुछ खास है नहीं पढ़ने के लिए। तो मैंने आपको यह बताया है कि जो मोल होता है वो किस किस चीज से रिलेट है। फिर से याद दिला देता हूं, जो हमारा मोल है, मोल वो किससे रिलेट है, मास से। वो किससे रिलेट है,
वॉल्यूम से। वो किससे रिलेट है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी इन सबको रिलेट करता है ये मोल। कैसे रिलेट करता है? आइए लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन है। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 मोल ओजोन है। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस। मैंने मान लिया ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर? वो आपसे कह रहा है कि आप इनके मास बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बताइए, 1 मोल हाइड्रोजन यानी मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम लगा दीजिए। जब भी मोल होगा हमेशा ग्राम लगेगा भाई, याद रखना, मैंने बताया था आपको। क्या समझ में आया? कह रहा सर इनके वॉल्यूम बता दीजिए। पर याद रखिएगा ये H ही होना चाहिए। यदि H2 बन गया तो दिक्कत करेगा। क्या इतनी? क्योंकि H2 यदि मैं लिखता यहां पे, सपोज करिए इफ आई विल राइट हाफ मोल, तो ये भी 1 ग्राम होता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये 11.2 लीटर होता है। सही ना? अब कुछ लोग कहेंगे सर पर ये तो इसी के बराबर है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है। आइए फिर से सीखते हैं। यदि मैं कहूं कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस ये सरवाइव करती है तो इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर हो। आप कह रहे हैं कि 1 मोल O2 यदि है इसका भी 22.4 होगा। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये 1 मोल O जो है ये हाफ मोल O2 के बराबर है, तो ये 11.2 लीटर होना चाहिए। ऐसा आपको लगता, फील आता है अंदर से, आता है ना? अच्छा, आपके फील आने से होता क्या है? वैसे एक सवाल पूछूं मैं आपसे। 1 मोल O3, 1 मोल O3, क्या आप मानते हैं ये 22.4 लीटर है? पर 1 मोल O3 को यदि मैं O2 के टर्म्स में लिखूं, ध्यान से सुनना, क्या 3/2 मोल O2, यही तो 1 मोल O3 है। बताइए 1 मोल O2 में कितने ऑक्सीजन हैं? 2। 1 मोल O3 में कितने हैं? 3। सोचिए ये 2 है, ये 3 है, और O में 1 है। तो यदि मैं कहूं कि ये 1 1 2 बना सकते हैं तो 1 1 मिलकर 3 भी तो बना सकते हैं। तो 3 मोल O बराबर 22.4, तो 1 मोल O बराबर 22.4/3 भी तो हो सकता है। आप O2 ही क्यों देख रहे हैं? O3 क्यों नहीं देखते? तो आप कहेंगे सर O2 नेचर में पाई जाती। क्यों? O3 नेचर में नहीं पाई जाती, ओजोन भी तो पाई जाती है। ओजोन ना हो तो हम तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ऊपर से रेडिएशन कितने तेज हो जाएंगे। तो इस बात को भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए ये सब बातें। यदि वो कह रहा है कि आपके पास कोई गैस है, आप कुछ मत देखिए। यदि वो गैस A है और A का 1 मोल दिया है तो वो 22.4 लीटर ही होगा। याद रखिए। हाँ, यदि वो कहे कि H मॉलिक्यूल है, अब बताइए, तो मॉलिक्यूल के लिए आप इसे H2 लिखेंगे और हाफ करेंगे। दोनों में फर्क होता है भाई। ये एक अलग फॉर्म है, ये एक अलग फॉर्म है। ये एटॉमिक फॉर्म है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। इट इज सेड टू बी एटॉमिक फॉर्म, इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म। यदि इस फॉर्म में 1 मोल है तो भी वो किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर। तो 1 मोल दुनिया में किसी का हो वो 22.4 लीटर होता है। मेरा मोल, तुम्हारा मोल, मुर्गी का 1 मोल 22.4 लीटर होगा? अरे नहीं भाई, हम कौन सा गैस, ये गैस के लिए। ऐसा थोड़ी मुर्गी उड़ा दी गैस बन गई, ऐसे नहीं बेटा। केवल गैस के लिए, हमारे तुम्हारे और मुर्गी के लिए बिल्कुल नहीं है। गैस है तभी वैलिड है। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चा आपको? कि कोई भी गैस हो, यदि आपके पास उसका 1 मोल है तो वो देखिए मास से भी रिलेटेड है, वॉल्यूम से भी रिलेटेड है।
यदि पूछा जाए सर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आप लिख सकते हैं इसमें मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के। आइए मैं डिफरेंशिएट भी जरा इसे कर देता हूं, थोड़ा सा इधर का हटा रहा हूं। चलिए जरा देखिएगा, ये बराबर होंगे किसके, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये बराबर होंगे इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बराबर होंगे इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, ये बराबर होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बस इतना फर्क है कि यहां मॉलिक्यूल नहीं होंगे, यहां क्या होंगे, एटम्स होंगे। ये पक्का है इस गैस में। कहते सर गैस में तो एटम होते ही नहीं, कैसी बात कर रहे हो। यदि मैं 1 मोल हीलियम लिख देता तो होते कि नहीं होते एटम्स, होते ना। मैंने सोडियम वेपर्स लिखी थी थोड़ी देर पहले, याद है, Na वेपर्स, तब आपने आपत्ति नहीं जताई। अरे 1 मोल किसी का भी हो बेटा, क्या फर्क पड़ता है। यदि वो एलिमेंट है तो एटम्स होंगे, कंपाउंड है मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल एलिमेंट है, एटम्स होंगे, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चा। बस ये फर्क है कि बाकी सब में क्या आ रहा है, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। इसमें क्या आ रहा है, एटम्स आ रहे हैं। इसमें देखेंगे मॉलिक्यूल्स आएंगे, कितने मॉलिक्यूल आएंगे, इसके आधे। बिल्कुल सही है। देख लीजिए भाई, क्या इतना समझ में आया है आपको, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है, पक्का। चलिए हटा दें। अब बात करते हैं थोड़ी सी ज्ञान की बात, इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातें। नंबर 1, हमेशा याद रखिए, फॉर गैस यदि उनके वॉल्यूम सेम है, दे मस्ट हैव सेम मोल, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N था, मोल सेम है, दे मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूल्स। लेकिन यदि वो कहे कि उनके मास सेम होंगे, तो मे बी मे नॉट बी। कहे उनमें एटम सेम होंगे, तो मे बी और मे नॉट बी, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो सेम मास हम बोलेंगे, सेम मास मे बी मे नॉट, सेम मे बी मे नॉट बी। कहते हैं सर सेम मास कब होंगे, जब उनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो। कहते क्या ये संभव है 2 गैसेस के मॉलिक्यूलर मास सेम हो। बिल्कुल। मैं एक N2 ले लूं, एक CO ले लूं, इसका भी 28 होता है, इसका भी 28 होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो इसके 1 मोल 28 ग्राम, इसके भी 1 मोल 28 ग्राम। देख लीजिए 16 12 28, 14 14 28। तो यदि मैं इनके लिए देखूं तो इनके लिए सेम वॉल्यूम, सेम मोल, सेम मास, इंक्लूडिंग सेम एटम आल्सो, एटम भी इनके सेम आएंगे। तो हो भी सकते हैं, मे नॉट भी, नहीं भी हो सकते। पहली टिप है, याद रखिए, सेम वॉल्यूम है तो सेम मोल होंगे, सेम मॉलिक्यूल होंगे, सेम मास हो भी सकता है, नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं ज्ञान की बात नंबर 2 पर। बना लीजिए, मैं इसे हटाना चाहूंगा। सर क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अगली क्लास क्वेश्चन के लिए है। कल फ्राइडे है, सॉरी आज फ्राइडे है, और सैटरडे संडे मैंने आपसे कहा था कि 5 डेज जब क्लास रहेगी तो 6 डेज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको मोल्स के खूब सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जहां तक पढ़ा दिया है यहाँ तक के ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स भेज दूंगा मोल की। शुरू करें, चलिए आइए बात करते हैं ज्ञान की बात, टिप नंबर 2, दूसरी टिप। चलिए ज्ञान की बात नंबर 2 क्या कहती है, ध्यान से सुनिए, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। कह रहा है इफ सेम अमाउंट, सेम अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या है बेटा, मास या परसेंटेज ऑफ 2 और मोर
इस टाइम I will write gases are given, then कह रहा है कि यदि आपको दो गैसेस के सेम अमाउंट दे दिए जाएं तो ऐसी कंडीशन में उनके जो मोल्स होंगे, क्या होंगे, उनके जो मोल्स होंगे या उनके जो वॉल्यूम होंगे या उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे के सारे ज्यादा होंगे यदि मॉलिक्यूलर वेट कम होंगे यदि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स कम, उसके वॉल्यूम कम, उसके मोल्स कम। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसके मोल्स ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम इज ऑक्यूपाई बाय, पता है सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा? एंड ऑप्शंस आर 1 ग्राम हाइड्रोजन पहला, ऑप्शन नंबर 2 1 ग्राम ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑल हैव सेम वॉल्यूम। तो आप क्या बोलेंगे भाई? आपको क्या दिए हैं सबके, ध्यान से देखिए, ग्राम्स यानी अमाउंट। और जब अमाउंट दिए हैं तो अभी मैंने आपको बताया बेटा कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो। मॉलिक्यूलर वेट बताइए, हाइड्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 32। SO2 का कितना है? 64। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, उसके मोल सबसे ज्यादा। हालांकि आप मोल के लिए सीख चुके हैं पीछे स्टेप को, और आपको पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। यदि किसी के मोल ज्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली उसके वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। क्लियर है बेटा दोनों बातें ज्ञान की? समझ में आया है पक्का? क्या मैं दूसरा क्वेश्चन देख सकता हूं? चलिए मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, बना है बोर्ड पर। चलिए आगे बढ़ते, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कहता है विच हैज मिनिमम वॉल्यूम, ठीक। एंड ऑप्शंस आर, पहला 1 ग्राम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ओजोन। छोटा सा चेंज करूंगा, इसे हटाऊंगा, CH4। चौथा ऑप्शन ऑल हैव सेम वॉल्यूम, 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है ऑप्शन बताइए। शुरू करें? मुझे पता है आप में से आधे लोग भी नहीं बता पाओगे, कॉन्फिडेंस पूरा है मुझे आप पे। बताइए कौन सा आंसर होगा? पहला इसका होता है 16 एटॉमिक वेट, इसका होता है 32, इसका होता है 48। सही है? तो बताइए आंसर कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चलिए तीसरा नहीं, चौथा। क्योंकि ध्यान से देखो लिखा क्या है, लिखा है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, और मैंने कहा था 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल। कितना लिखा है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल, यानी ये भी 1 मोल। 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी ये भी 1 मोल। याद करिए मैंने कहा था ग्राम एटम, ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल सब मोल होते हैं। बताइए क्या सबके मोल सेम? यदि मोल सेम
तो वॉल्यूम सेम, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। ये छोटी सी गलती हम करके आते हैं एग्जाम में, ये छोटी सी गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो बड़े से नंबर कट जाते हैं 5। क्या समझ में आया है बेटा? यदि गैस के मोल्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं? पक्का? चलिए, ये थे गैस के मोल्स। कहते हैं सर मान लीजिए हमें एसटीपी की कंडीशन नहीं दी गई तो हम क्वेश्चन को कैसे किया करें? तो फिर आपको कुछ नहीं करना। यदि आपको एसटीपी की बेटा उसने कंडीशन नहीं दी है तो उसने आपको प्रेशर दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, तो आप मोल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए, N इक्वल्स टू PV अपॉन RT। प्रेशर आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, T उसने आपको दे दिया, तो आप मोल निकाल लीजिए। अब वो क्वेश्चन पूछे यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से मोल में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोल घटेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोल घटेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे तो मोल बढ़ेंगे। यानी मोल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है क्या? हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन तो ये कहती है कि ये टेम्परेचर पर बिल्कुल डिपेंडेंट हो सकता है, पर हम इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी इसलिए नहीं देखते क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हम कंडीशन ही एनटीपी एसटीपी की मानते हैं। ना दी जाए तो मोल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया। तो आज हम इसे केवल यहां तक रखेंगे। अगली क्लास हम लोग क्वेश्चंस के साथ करेंगे बेटा। ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम मूल कॉन्सेप्ट के। मैं आपको 2 प्रैक्टिस शीट दूंगा, एक में 20 क्वेश्चन, एक में 25 क्वेश्चन, इन टोटल 45 क्वेश्चंस की, जो आपको आज ही मिल जाएंगी वीडियो के साथ साथ। उसके बाद आप इन्हें लगाएंगे, 24 घंटे बाद मैं उनके सोल्यूशंस आपको दूंगा, लगभग सभी क्वेश्चंस के। जो बिल्कुल आसान होंगे वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, जो जरा भी डिफिकल्ट होगा मैं पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, आज केवल यहां तक। अगली क्लास में हम इस मोल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।